हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉइल वाटर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। इन एमसीक्यूज के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी सॉइल वाटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके साथ शेयर की जा सके। आपका इस तरह से रिवीजन हो सकता है। साथ ही मैं कहूँगा इस वीडियो से पहले के जो वीडियो हैं उनके अंदर हमने सॉइल फिजिक्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है। साथ ही अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं आईसीएआर या हम कह सकते हैं एसआरबी नेट जैसे एग्जामिनेशन जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जेआरएफ एसआरएफ एग्जामिनेशन और साथ में एसआरबी नेट जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसमें हमने कोल के बारे में बात की थी। और कोल जो है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Lm माइनस एल डी अपॉन एल एम इंटू 100 कहा था मैंने, जो कि नई IEEE में मेंशन किया गया है। लेकिन मैंने थोड़ा और अदर फर्दर हम देख सकते हैं रिसोर्सेज से इसके बारे में जांच की, तो मुझे लगता है कि ज्यादा करेक्ट आंसर हमें Lm माइनस एल डी अपॉन एल डी को ही मानना चाहिए। यहाँ पे एल डी वाला जो पार्ट है वही ज्यादा करेक्ट है। यूएसडीए की तरफ से जो एक स्पेसिफिकली इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसमें भी आई थिंक Lm माइनस एल डी अपॉन एल डी को ही मेंशन किया गया है, तो ये ज्यादा बेहतर और मोर करेक्ट माना जाना चाहिए। लेकिन नई IEEE में ये दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा मोर करेक्ट आंसर यही है। साथ ही कई सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17, 18, 19 और 20। इनके आंसर आई होप आपने जज किए होंगे। अगर आपके आंसर सही हो तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, नहीं हो तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही ये भी जो भी मैं कंटेंट अभी बना रहा हूँ उसकी PDF जनरली मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल कराऊंगा। आप चाहें तो वहां से जाकर डायरेक्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है उसका जवाब फटाफट से मुझे बताइए क्या होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसके अंदर आपको अलग अलग जो जोन होते हैं उनका सही सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या सॉइल वाटर जोन होगा, फिर क्या कैपिलरी फ्रिंज जोन होगा, फिर वाडो जोन होगा, क्या फिर वाटर टेबल होगी। फटाफट से बताइए। 5 4 3 2 1। मैं ऐसे होप करता हूँ अपनी कॉपी में आप 1 to 30 यानी 1 से 30 तक गिनती लगा चुके हैं और अपने आंसर अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे और जज करेंगे कि आपके सवाल कितने सही हुए हैं। तो इसका आंसर आई होप आपने जज कर लिया होगा। आंसर शुड बी द सेकेंड वन। सबसे पहले होता है सॉइल वाटर जोन, उसके बाद हमें कहा जाता है वार्डोज जोन, उसके बाद कैपिलरी फिल्म जोन और उसके बाद वाटर टेबल। वाटर टेबल कंप्लीटली सैचुरेटेड है, पानी भरा हुआ है। कैपिलरी फ्रिंज जोन नियरली सैचुरेटेड बताई जाती है। वार्डोज जोन अनसैचुरेटेड जोन कह दिया जाता है। साथ में सबसे ऊपर हम देख सकते हैं सॉइल वाटर जोन या रूट के पास का जो जोन होगा है ना, वो रूट से रिलेटेड वो होगा। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस दिमाग में रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथ में ये बात याद रखनी है कि द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन दी अनसैचुरेटेड वाडोज जोन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि आइस का जो स्ट्रक्चर है, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत क्या है, ये बताना है। फटाफट से रीड आउट करिए इस क्वेश्चन को, मुझे पॉज करके अपना आंसर जज करने की कोशिश कीजिए। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 मैं आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर शुड बी द थर्ड वन। मतलब पहला स्टेटमेंट कहता है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू 4 नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल। मतलब लिक्विड स्टेट में जो हम कहें कि पानी जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं। अच्छा, आइस के बारे में बात चल रही है तो आइस के अंदर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बने होंगे, 4 बताए गए हैं। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द आइस शोज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये बात इंपॉर्टेंट है कि पानी पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं रख रहा लेकिन जम जाता है तो हेक्सागोनल हो जाता है। हेक्सागोनल हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी आइस की डेंसिटी कम होती है। किससे? हम कहते हैं पानी से। और ईच वाटर मॉलिक्यूल इन द आइस इज सराउंडेड बाय 6 अदर मॉलिक्यूल। ये बताया, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, 4 से बॉन्डेड होता है, ये बात ज्यादा सही है। द ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कॉजेस आइस टू बी लेस डेंस देन आइस वाटर। बिल्कुल सही बात है ये भी कि पानी की डेंसिटी, सॉरी बर्फ की डेंसिटी कम होती है। डायग्राम दिखाए गए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली आसपास से है ना 5 से 6, एक वाटर मॉलिक्यूल को 5 से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स घेरे रह सकते हैं। लेकिन जब वो हम कहें कि सॉरी लिक्विड स्टेट में घेरे रह सकते हैं, लेकिन हेक्सागोनली हम बात करें तो हेक्सागोन के स्ट्रक्चर के अंदर इसमें आई डोंट थिंक कि 1 2 3 है ना, अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 डायरेक्ट कांटेक्ट में देखा जाए तो कितना कांटेक्ट, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर लें हम तो एक वाटर मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में 1 2 3 4 है ना, इस डायग्राम से पता चल सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई
डायग्राम मिले तो उससे आप उस बात को दिमाग में बिठा के याद रखें कि आइस के अंदर स्पेसिफिकली हमें याद रखना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड रहता है। आप कहेंगे कि भाई हम कैसे मान लें, तो ये देखो एक जो स्टैंडर्ड बुक है उसका मैंने पैराग्राफ भी रख दिया है। इस बात को याद रखिएगा कि इन लिक्विड स्टेट में 5 या उससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर कितने होते हैं, 4 अदर मॉलिक्यूल्स के रूप में वो जुड़ा रहता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रूप में। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको दिखाई दी, ठीक है। आगे फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फटाफट से मुझे पॉज करिए, अपना आंसर कॉपी और अपना आंसर कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? मैं होप करता हूं मुझे पॉज करके अपना आंसर आपने कॉपी में लिख लिया होगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूं, तो आंसर शुड बी द फोर्थ वन, यानी चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन सॉइल फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी का घटना एक तरफ से, है ना। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, हम कह रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या है, बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा से कम की तरफ, मतलब इसका घटाव ज्यादा देखा जा सकता है ना, तो ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, याद रखनी बहुत जरूरी है, 0.0089 इंपॉर्टेंट है ना, कितने 25 डिग्री सेल्सियस पे इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर कंटेंट बाय द वेट डिफाइंड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द ड्राई मास ऑफ द सॉइल एक्सप्रेस एज परसेंटेज, किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा डब्ल्यू कैसे दिखाया गया है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ड्राई मास ऑफ सॉइल, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ये भी इस कारण से हम कह सकते हैं, एक होता है ग्रेविमेट्रिक वाटर पोटेंशियल, एक सॉरी ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट, है ना। और लास्ट में क्या बताया कि ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट एंड बल्क डेंसिटी। नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा बता दिया, यानी वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट जो होता है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट को मल्टीप्लाई करते हैं बीडी से, है ना। ये स्टेटमेंट उल्टा दे दिया। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट लिख दूं और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक की जगह ग्रेविमेट्रिक लिख दूं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। आई होप समझ चुके हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से बताइए। मैंने आपको यहाँ लिखा है कि कमेंट ऑल दी करेक्ट लेबल्स, जो भी आपको लेबल दिखाए गए हैं, है ना, उसके बारे में बताइए कौन सा लेबल क्या बता रहा है? क्या पहचान रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है ना, ई एफ जी एच, ये सारे लेबल्स क्या हैं? आपको अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो इसके बारे में भी याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि वाटर पोटेंशियल के ऊपर बॉक्स लगा के मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूनिट जो है वो बार में नहीं है, ये आइडर प्लस के अंदर ही मेंशन किया गया है डायग्राम, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो यूनिट्स दी गई हैं वो गलत दिखाई गई हैं। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ अगर 33 है तो वो बार्स में नहीं होगा, 0.33 बार होता है, 15 बार होता है, 31 बार होता है, 100 बार होता है और 1000 बार होता है ना। बार के अंदर यूनिट ये दोनों सही तो दे दी, लेकिन ये सारी गलत दी है ना। तो इसका मतलब ये कौन सी यूनिट्स हैं? ये किलो पास्कल है। क्या है ये? किलो पास्कल है। क्या आप जानते हैं कि किलो पास्कल का क्या सेंस है? एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं 1 बार है ना, 1 बार जो होता है उसके अंदर हम ये याद रखते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होते हैं। अब 10 टू द पावर 5 पास्कल्स में क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 1000 पास्कल्स, राइट। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो लिख सकता हूँ, तो यानी इसका मतलब हुआ 100 किलो पास्कल्स। तो मतलब एक बार में कितने होते हैं, 100 किलो पास्कल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 0.33 बार, है ना, तो इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 33 किलो पास्कल। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ वाटर पोटेंशियल जो बुक में दिया गया है उसकी यूनिट बार नहीं होनी चाहिए, किलो पास्कल होनी चाहिए। डन। तो ये किलो पास्कल में हो गया डन, ये किलो पास्कल में हो गया डन, ये भी किलो पास्कल में हो गया, 100 टाइम्स हो गया। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा 100 दिया गया था, 100 बार ही होता है। ये कौन सा पॉइंट है? ये हम कहेंगे एयर ड्राई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है जी? एयर ड्राई पॉइंट है। एयर ड्राई कंडीशन के अंदर 100 बार होता है, तो 100 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 बार को आई थिंक ये 1000 बार होगा, है ना। 1000 बार होता है इसमें, एयर ड्राई कंडीशन पे 1000 बार होता है वाटर पोटेंशियल। तो 1000 बार का 100 गुना कितना हो गया, 1 लाख किलो पास्कल। और वापस वही बात है, यहाँ पे हम कहेंगे 10,000 होता है बार, 10,000 बार का भी हम कहें 100 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 6 किलो पास्कल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि अगर आपको लगे नहीं सर ये जो वो किताब में दिया वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी आपका पॉइंट हो मुझे बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि ए बी सी डी जो भी अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं इनके बारे में भी आप बताइएगा। इस रिलेशंस को अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर की रेंज क्या होती है, फटाफट से बताइए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। ऐसी मैं होप करता हूँ मुझे पॉज करके आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। आंसर इज द फोर्थ वन, यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट है। पहले मैं बता दिया कि अवेलेबल वाटर जो होता है ना, बच्चा बच्चा जानता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि अवेलेबल वाटर जो है वो डिफरेंस होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का। फील्ड कैपेसिटी होता है कितना, 15 बार, और यहाँ कितना होगा 31 बार, राइट। फील्ड कैपेसिटी आप कहेंगे सर 15 बार कब से होने लगा, ये तो आप खुद गड़बड़ कर जा रहे हैं। 15 और यहाँ कितना हो गया माइनस का 1/3 बार होता है, तो 1/3 यानी 0.33 है ना। तो 0.33 से 15 बार के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कह सकते हैं, अवेलेबल वाटर कह देते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसी बार को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, किलो पास्कल में बदल दिया, और किलो पास्कल में बदलना मैंने आपको सिखा दिया, यानी 100 टाइम्स उसे कर देना होता है। तो दोनों ही क्या है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 15 बार से ऊपर यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ज्यादा जो भी पानी होता है वो कैसा होता है ना सर, हमें बात समझ में आती है कि ये इधर से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद का जो भी पानी है वो क्या है, अनअवेलेबल वाटर ही है। यानी एक तरह का एफ जो है वो अनअवेलेबल वाटर ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनअवेलेबल वाटर की रेंज क्या होगी, -15 से 10,000 बार कह दो, या आप कह सकते हैं 10 लाख किलो पास्कल, राइट। दोनों ऑप्शन सही थे। बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था। फटाफट से आप मुझे ये बताइए कि पीएफ वैल्यूज जो होती हैं उन्हें आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सॉइल वाटर कंटेंट जो है ना, सॉइल वाटर कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से आपको पीएफ वैल्यूज जो है वो मैच करनी है। पीएफ वैल्यूज क्या होती हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्केल होता है, ये सभी बातें मैंने डिटेल जो मैं लेक्चर्स दिया करता था पहले उनके अंदर मैंने बताई है। लेकिन अभी आपको सिर्फ वैल्यूज पे फोकस करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वैल्यूज पूछी जाती हैं। फटाफट से इसका मैचअप सही बताइए। 5 4 3 2 1 आई एम टेलिंग द राइट आंसर। आई होप यू हैव चूज द राइट आंसर फॉर योरसेल्फ, है ना, बाय योरसेल्फ। तो अब मैं आपको दिखाऊं तो आंसर होगा थर्ड, यानी एक सैचुरेशन कंडीशन जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है तो पीएफ वैल्यू बहुत कम होगी, है ना। स्केल होता है 0 to 7, ऐसे मान लीजिए ड्राइनेस का स्केल है, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा ड्राई होगी सॉइल, तो जितना कम ड्राई है उतनी ज्यादा 0 हो गई। तो विस्कस का कंडीशन या हम कहें सैचुरेटेड कंडीशन का संबंध होगा 6 से, ए का 6 हो गया। फील्ड कैपेसिटी जो हम कहें तो हम कहते हैं 2 पॉइंट, है ना, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.5, है ना। बी का होना चाहिए 3, बिल्कुल 2.5 होगा। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहता है कि मैं थोड़ा सा और ऊपर निकलता हूँ, यानी 4.2, है ना, 4.2 की जगह 4.12 हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। एयर ड्राई कंडीशन में 1000, है ना, 1000 का पीएफ वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 6, तो आई थिंक डी का 5 होना चाहिए, सही है। ई का हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा, 4.5, ड्राई का कंडीशन के अंदर 7 हो जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैचअप आपका सही रहा होगा। अगर सही रहा है तो फटाफट से इसका भी आंसर मुझे बताइए। 6 क्वेश्चन का आंसर आपकी कॉपी में फटाफट से मेंशन करिए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर दिखा रहा हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, फटाफट से आधे आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। आंसर शुड बी द सेकेंड वन। ड्राई कंसिस्टेंसी की रेंज कितनी होगी, ड्राई कंसिस्टेंसी वही है आई थिंक जो हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट होता है, यानी 4.5 होना चाहिए, है ना, सही है। और हेड वेट एंड सॉफ्ट कंसिस्टेंसी कितनी होती है, ये हो जाएगा बी का थर्ड, यानी 4.5 से 2.8। प्लास्टिक कंसिस्टेंसी क्या होगी, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी थोड़ा और कम नीचे हो जाएगी, और नीचे कम कहाँ जाए, तो ये होना चाहिए 0.5 से, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। स्टिकी कंडीशन में नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। प्लास्टिक कंसिस्टेंसी क्या होगा, बी का होगा थर्ड, ओके, सी का होगा 5, यानी 0.8 टू 0.5, और 0.5 से आसपास कहाँ आएंगे स्टिकी, डिस्कस में 0, तो इस हिसाब से आना आंसर होना चाहिए सेकंड। अब हमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कि एक बार कितनी पीएफ वैल्यू के बराबर होता है। ये एसआरएफ के अंदर एग्जाम में पूछा हुआ है, आई थिंक 2023 में पूछा था, है ना, या 2024 में पूछा था आई थिंक। तो बताइए 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ पीएफ वैल्यूज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में ये बताइएगा कि हाउ मेनी फोल्ड चेंज इन द टेंशन विल बी देयर विद द 1 पीएफ वैल्यू चेंज। एक पीएफ वैल्यू में चेंज करूँ, मैं पीएफ वैल्यू 4 से 6 पे आऊंगा, तो मुझे बताओ कितना ज्यादा चेंज होगा टेंशन के अंदर। साथ में एट व्हाट पीएफ द हीट ऑफ वेटिंग इज 0, हीट ऑफ वेटिंग कहाँ 0 होती है। 3 पीएफ से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल मैं ये भी डाल देता हूँ, मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी बताइए पीएफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे पीएफ की वैल्यू देने वाले, है ना। ये कॉपी में आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा इससे, है ना। सैचुरेटेड कंडीशन में 0 है, फील्ड कैपेसिटी में 2 पॉइंट आई थिंक 5 थी, है ना। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा और ऊपर उठना होता है, 4.2 तक चले जाते हैं, 1.8, है ना, ये 4.5 आ जाता है। ड्राई कंडीशन में 6 है, इसमें 7 हो जाता है। इस तरह से सारे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, है ना। अपर
प्लास्टिक लिमिट ही लिक्विड लिमिट है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में याद कराने की कोशिश की थी। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है नहीं। अब लोअर प्लास्टिक लिमिट की आई थिंक 2.8 होती है, विस्कस की 0 हो गई, अब स्टिकी से 0.0 टू 0.5 हो जाएगी, है ना। आप कहेंगे सर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगता है बिल्कुल मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इन चीज़ों के ऊपर पकड़ कर सकूं, है ना। आई थिंक 4.5 एंड ड्राई कंसिस्टेंसी 4.5 हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते रहें इन वैल्यूज़ की, क्योंकि इन वैल्यूज़ से ही गेम डिसाइड होगा कि किसकी रैंक ऊपर होगी किसकी कम होगी, है ना। मुझे लगता है आजकल कॉन्सेप्ट कई लोगों के स्ट्रॉन्ग है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको बातें बहुत समझ में आती हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो हीट ऐसी हो जाएगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी सर, सॉइल फिजिक्स में ऐसा होता है, सॉइल में ये होता है वो होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कई सारे स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन उन कई सारे स्टूडेंट्स जिनको हम बेहतरीन मान के चलते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर ये जो याद करने का फैक्टर होता है वो बड़ा कमजोर होता है। उनसे पूछ लो, कोई भी अगर आपसे वैल्यू पूछ ली जाए, पीएफ वैल्यू पूछ ली जाए, जो फैक्चुअल बातें होती है, याद करने वाली बातें, रटने वाली बातें होती है, वहां वो ढीले पड़ जाते हैं। तो आप वैसे ना रहें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें याद भी होनी चाहिए। दोनों सॉइल साइंस के ये दो इंपॉर्टेंट पहिए हैं। हमारी सॉइल साइंस ज्यादा बड़ी वो नहीं है, ये साइकिल बस दो चीजों से चलती है, एक आपके कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपका लर्निंग कैपेसिटी है ना। तो ठीक है, आप सर ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, है ना। आप कहेंगे कि सर आपने जो पीछे स्लाइड्स ली हैं हो सकता है आपने भी कुछ गलत कर दिया हो, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी आपके सामने लिस्ट आए उन्हें अच्छे से याद करिएगा। यहाँ मैंने पोटेंशियल को भी दिखा दिया है, यहाँ मैंने आपको पीएफ वैल्यूज को भी लाइन अप करके दिखा दिया है। क्यों दिखाया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्या पता ये जो मैंने लिख के दिखाया है वो गलत हो जाए, तो कुछ कहीं का मिस कर जाऊँ तो इससे टैली कर लीजिएगा, इस लिस्ट से टैली कर लीजिएगा। आई होप वो सही ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फटाफट से रीड आउट करिए, फटाफट से आंसर बताइए। 5 4 3 2 1 आंसर, आई एम रिवीलिंग द आंसर, दिखा रहा हूँ आंसर, आंसर शुड बी द थर्ड। क्या दिखाया गया है कि बाकी स्टेटमेंट गलत है। जनरली द मोस्ट ऑफ द सॉइल वैल्यूज ऑफ मॉइस्चर इक्विवेलेंट, मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर द वैल्यू ऑफ फील्ड कैपेसिटी, सही बात है। बट फॉर द सैंड द वैल्यू ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज मोर, नहीं नहीं नहीं, सैंड में कम होता है ना, सैंड में कम होगा, मेनली इक्विवेलेंट इज मोर नहीं, यहाँ लेस आना चाहिए, या यहाँ मोर आ रहा है तो यहाँ पे सैंड की जगह क्ले आना चाहिए, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा हम कहेंगे अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अगर आपको इनमें से कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आया, आप कहें कि सर इसका कारण क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आल्सो इन द कमेंट बॉक्स। अभी थोड़ा टाइम की कमी है। अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिसिमिलर पार्टिकल इज कॉल्ड द कोहेशन एंड, अच्छा उल्टा बता दिया, डिसिमिलर के बीच को कोहेशन नहीं कहते, एडेक्शन बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। आइस अगर मेल्ट होती है तो 9% उसका क्या डेंसिटी बढ़ जाती है, नहीं भैया, वॉल्यूम जो है वो 9% बढ़ जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये बात एकदम सही है, फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, है ना, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। मैंने कई बार आपको याद कराया है, ये मैंने बार बार बोला है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, है ना, रो आर जी रो जी आर जो भी बोलना चाहिए, इससे रिलेशन से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सारी वैल्यूज भर दें हम तो एच इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0.15 अपॉन आर होगा, राइट, 15 अपॉन आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी 2r हो जाएगा, तो 2 से कटने के बाद इस तरह से हमारी वैल्यू 0.15 आ जाती है। तो ये दोनों ही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमीटर का पूछ लें चाहे फिर रेडियस का पूछ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इस 8 क्वेश्चन का आंसर जज कीजिए अपने दिमाग में। 5 4 3 2 1 फटाफट से आंसर दिखा रहा हूँ, आंसर शुड बी द सी, मतलब स्टेटमेंट जो सेकंड है, मतलब जो रीजन है वो गलत दिया गया है। Soil texture has a very little influence on the soil moisture contained at 15 bar and only structure plays a role. उल्टी बातें बता दी गई हैं, है ना। सीधी बातें मैंने यहाँ लिख के दिखा दी हैं आपको, कि करेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिख के दिखा दिए हैं कि एट विल्टिंग पॉइंट देयर इज अ लेयर ऑफ 5 to 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पार्टिकल विच इज एक्सट्रीमली थिन, बिल्कुल, है ना। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पानी बहुत क्या होता है, कम होता है, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर 5 से 6 मॉलिक्यूल की लेयर होगी, ये बात सही है। गलत बात ये है कि देखो जब बहुत कम हो, वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो, ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि वाटर पोटेंशियल जब कम होता है, बहुत कम होता है, तो सूखी कंडीशन पे, सूखी कंडीशंस के अंदर काम करेगा कौन, सॉइल टेक्सचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, टेक्सचर। और वाटर पोटेंशियल में जब कहूँ ज्यादा होता है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा मतलब पानी ज्यादा है ना, या फील्ड कैपेसिटी जैसी कंडीशन में है, तो वहां इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो हम कहेंगे सॉइल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, है ना। तो हम कहेंगे कि वाटर रिटेंशन इन द हाई सक्शन रेंज इज ड्यू टू
हाई सक्शन रेंज, बहुत ज्यादा सक्शन चाहिए आपको, सक्शन बहुत ज्यादा चाहिए तो मतलब आप क्या होगी, मिट्टी कैसी है, सूखी ज्यादा है ना, ड्राई कंडीशन है। ड्राई कंडीशन में मैंने आपको बताया जैसे वाटर पोटेंशियल कम है, या मैं कहूँ सक्शन ज्यादा है ना, और हाई सक्शन उल्टे होते हैं, सक्शन और मतलब समझते हैं, सक्शन और पोटेंशियल दोनों उल्टे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने सॉइल फिजिक्स के टाइम पे अच्छे से समझे थे, तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ सॉइल टेक्सचर इसका एक सही आंसर होगा। मतलब हाई सक्शन रेंज या मैं कहूँ लो वाटर पोटेंशियल पे टेक्सचर रोल प्ले करता है, जबकि उल्टी बात सॉइल टेक्सचर की जगह सॉइल स्ट्रक्चर के लिए सही साबित होगी। फटाफट से मैच कर दीजिए यूनिट्स और पोटेंशियल को। 54321 54321 आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर इज सेकंड, यानी आपको पता होना चाहिए सॉइल वाटर पोटेंशियल या सक्शन या टेंशन की जो यूनिट है वो पास्कल में कही जा सकती है, आई थिंक। हाँ, तो एक बी होना चाहिए। केमिकल पोटेंशियल का आंसर होगा जूल पर केजी, है ना, इसकी यूनिट याद रखना, जूल पर केजी। प्रेशर हेड मीटर में नापा जाता है, बिल्कुल ओके। अगर मैं पूछूं कि ये जो क्या आपको डायमेंशंस याद है, क्या आपको सीजीएस यूनिट्स याद है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ हमें याद है। नहीं है याद तो अभी याद कर लीजिएगा। ये देखो, एनर्जी पर वॉल्यूम करोगे, एनर्जी में वॉल्यूम का भाग लगाओगे तो सॉइल वाटर पोटेंशियल मिलेगा, सक्शन मिलेगा, टेंशन मिलेगा। एनर्जी में मास का भाग लगाओगे तो आंसर आपको केमिकल पोटेंशियल मिलेगा। एनर्जी में वेट का भाग लगाओगे तो आपको प्रेशर हेड मिलेगा, और प्रेशर हेड जनरली ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारी मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से इनकी डायमेंशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक है M1L -1 T-2, L2 T-2, और लास्ट हम कहेंगे एनर्जी ऑफ हेड की कितनी है, सिर्फ मीटर यानी एल हो जाएगी। यूनिट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद पूछा है कि सॉइल अवेलेबल वाटर, है ना, या हम कहेंगे सॉरी प्लांट अवेलेबल वाटर जो है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। फटाफट से आंसर बताइए। 5 4 3 2 1 में आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज आई होप आपका आंसर सही होगा ये, है ना। आंसर होगा वेमर एंड हेंड्रिक्सन। क्या आप जानते हैं कि रिचर्ड्स ने क्या दिया था, क्या आप जानते हैं गार्डनर ने क्या दिया था, क्या आप जानते हैं फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है ना। तो ये तीनों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बताइए कि अनसेचुरेटेड अगर सॉइल है तो वाटर इज मेनली रिटेन्ड इन, तो अनसेचुरेटेड सॉइल के अंदर पानी ज्यादा कहाँ रुकता है। फटाफट से आंसर गैस कीजिए। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 आंसर शुड बी द कैपिलैरिटी, है ना। अच्छा, किसकी वजह से होता है, वाई लिखा हुआ है ना, किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे कैपिलैरिटी और एड्सॉर्प्शन के कारण होता है ना। कैपिलैरिटी एंड एड्सॉर्प्शन। कैपिलैरिटी का मतलब समझते हैं, पतली पतली जो कैपिलरीज बन जाती हैं उनके कारण अनसेचुरेटेड सॉइल के अंदर पानी रिटेन्ड रहता है, कैपिलरिटी के कारण, और दूसरा एडसॉर्प्शन के कारण। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कहीं कहां से उठा के लाए हो, तो IEEE से उठा के लाए हैं। तो याद रखना है कि इन अनसेचुरेटेड सॉइल्स वाटर इज रिटेन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ कैपिलरिटी एंड एडसॉर्प्शन। द एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द हाइड्रेशन, पानी का जुड़ना, ऑफ द ड्राई सॉइल मैट्रिक्स एंड एक्सचेंजेबल कैटायंस। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे कोई पूछे एड्सॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होता है, तो हम कहेंगे द एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द हाइड्रेशन, है ना, ऑफ ड्राई सॉइल मैट्रिक्स। ठीक है। फर्दर एडिशन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इन थिकनेस, जितना पानी ज्यादा होगा थिकनेस बढ़ती जाएगी। और उसके बाद लास्ट के काम की बात इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन द सॉइल पोर डिपेंड्स अपॉन द सरफेस टेंशन एंड द साइज ऑफ पोर। ये पूछा जा सकता है कि पानी कितना रुका हुआ है, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो याद रखना है कि वाटर अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन द सॉइल पोर डिपेंड्स अपॉन दी सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन, और दूसरा हम कह सकते हैं साइज ऑफ पोर, की साइज क्या है। ज्यादा बड़े पोर होंगे तो पानी नहीं रुकेगा, मीजोपोर्स हैं या माइक्रोपोर्स हैं तो उसमें पानी ज्यादा रुकेगा, है ना। तभी तो हम कहते हैं कि क्ले के अंदर ज्यादा पानी रुकता है, क्यों, क्योंकि वहां माइक्रोपोर्स ज्यादा है। साइज ऑफ पोर, और दूसरा हम कहेंगे सरफेस टेंशन। डन सर, आगे बताइए आंसर, फटाफट से आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एट अ गिवन सेक्शन व्हाट इज द कंडीशन, विच कंडीशन होल्ड्स ट्रू, वाटर कंटेनिंग ड्यूरिंग ड्राइंग और वेटिंग। ड्राइंग वेटिंग में किसमें ज्यादा पानी होता है, हाई स्ट्रेसेस में, ऐसी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। फटाफट से आंसर बताइए। आंसर शुड बी द सी, यानी ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग कर पे पानी क्या होता है, ज्यादा होता है, वेटिंग कर पे कम होता है ना। एक कॉन्सेप्ट यहाँ जो बनता है कंफ्यूजन वाला, है ना, 4 रीजंस बताए जाते हैं, क्या कारण है सॉइल वाटर हाइस्ट्रेसिस के, है ना। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में सॉइल हाइस्ट्रेसिस हम पढ़ते हैं। सॉइल हाइस्ट्रेसिस, स्टेरेसिस बोल दो, हाइस्ट्रेसिस बोल दो, जो भी बोलना है, उसके अंदर 4 रीजंस बताए जाते हैं। उन 4 रीजन में एक कॉन्टेक्ट एंगल का रीजन जो है ना, कॉन्टेक्ट एंगल, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कॉन्टेक्ट एंगल का याद रखना, आपको याद रखना है कि वेटिंग मतलब जब भीग रही होती है मिट्टी, भीग रही होती है मिट्टी मतलब इस तरह से जैसे पानी जा रहा है नीचे, भीग रही है मिट्टी, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है और ये हमारा पानी की जो सतह है, कर्व है, उसका बीच का एंगल जो है वो बड़ा होता है, यानी ज्यादा होता है। और जब सूख रही होती है मिट्टी, ड्राइंग हो रही होती है, तो उसका एंगल जो है वो छोटा होता है। तो वेटिंग पे एंगल जो है वो ज्यादा होता है। एक सिंगल बात ही दिमाग में रखना, कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है
कि ड्राइंग पे ज्यादा होता है कि वेटिंग पे ज्यादा, तो याद रखना वेटिंग पे थीटा यानी कॉन्टैक्ट एंगल ज्यादा होता है ना। ये आपको और भी बता रखा है, इनिशियल ड्रॉप दिखा रखी है, ये फैल रही है पानी, है ना, एडवांस मेनिस्कस बढ़ रहा है वेटिंग के दौरान, उसे बढ़ता हुआ दिखाया गया है, और ये वापस सूखते टाइम इसको थीटा कम होते हुए दिखाया है इस डायग्राम के अंदर। चलिए काम की बात याद रखना, बाकी सारे फैक्टर क्यों डिस्कस नहीं किए सर, एंट्रैप्ड एयर के बारे में आपने बात नहीं करी सर, आपने इंक बॉटल इफेक्ट के बारे में बात नहीं करी सर, आपने सॉइल की ज्योमेट्री और सेलिडिटी का आई थिंक कोई और भी पॉइंट था, है ना, आई थिंक स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो तो थोड़े इजी हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल वाला थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बात की है। 12वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 5 4 3 2 1, आंसर शुड बी याद रखना है टेंशन प्लेट असेंबली। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द हाई पोटेंशियल यानी लो सक्शन, हाई पोटेंशियल है यानी पानी ज्यादा है, हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पानी ज्यादा है यानी सक्शन कम है ना, उसको खींचने के लिए कम सक्शन चाहिए होगा, तो ये लो सक्शन है, तो उसमें आप क्या काम मिलेंगे, टेंशन प्लेट असेंबली काम मिलेंगे। एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर छेद होते हैं, है ना, छिद्रित होती है ये, है ना, और इसके नीचे इसको इस तरह से इसके ऊपर सॉइल का सैंपल रखते हैं, उसके बाद सक्शन किया जाता है ना, एक तो हम प्रेशर प्लेट एपरेटस वगैरह जो काम में लेते हैं, तो उस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो टेंशन प्लेट असेंबली काम में लेते हैं हाई पोटेंशियल पे। लो पोटेंशियल पे क्या काम मिलेंगे सर, लो पोटेंशियल पे, है ना, आई थिंक लो पोटेंशियल पे आपको, अच्छा पीजोमीटर और टेंशियोमीटर से रिलेटेड बातें भी आपको पता होनी चाहिए। पीजोमीटर जो है वो एक तरह का प्रेशर हेड नापने में काम आ सकता है, प्रेशर हेड नाप सकते हैं आप सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में। अनसैचुरेटेड कंडीशंस के अंदर, जब अनसैचुरेटेड कंडीशंस हैं, जब पानी ज्यादा नहीं है मिट्टी के अंदर, तब उस कंडीशन में आप टेंशियोमीटर काम ले सकते हैं। टेंशियोमीटर की वो फेमस रेंज आपको याद होनी चाहिए, 0.85 बार होती है, यहाँ तक ही काम करता है ये। क्या हम इसको क्ले में काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सैंडी सॉइल के अंदर टेंशियोमीटर काम में ले जाता है। डन है मेरी बात, मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, कुछ और भी बातें आएंगी आगे पीजोमीटर से जुड़ी भी, तो देख लेंगे। फटाफट से इसका आंसर बताइए, एयर सक्शन, एयर एंट्री सक्शन किसे कहते हैं। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर शुड बी द सेकंड वन, यानी सक्शन व्हेन द लार्जेस्ट सॉइल पोर बिगिन टू ड्रेन, जो सबसे बड़े से बड़े पोर हैं उनमें से पानी जब निकलना शुरू हो जाएगा तो उसमें हवा घुसना शुरू हो जाएगी, और जब हवा घुसना शुरू हो जाएगी तो उस चीज को हम बोलते हैं एयर एंट्री सक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट मेथड, कौन डायरेक्ट मेथड नहीं है, अरे बाप रे मैंने आंसर रिवील कर दिया, सॉरी गाइस, कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है, ग्रेविमेट्रिक मेथड है, जिप्सम एब्जॉर्प्शन प्लग, यहाँ कई जने फंस सकते हैं, उन्हें लगेगा कि हाँ सर ये नहीं है ना, ये नहीं, यहाँ अगर लिखा होता जिप्सम रेजिस्टेंस ब्लॉक, है ना, रेजिस्टेंस ब्लॉक या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक, वो होता तो मैं इसका आंसर मान लेता, लेकिन जिप्सम एब्जॉर्प्शन प्लग एक तरह का डायरेक्ट मेथड ही है ना, तो इज नॉट द डायरेक्ट मेथड पूछा है तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट मेथड ही है, अल्कोहल बर्निंग मेथड भी डायरेक्ट मेथड ही है, तो आंसर शुड बी द नन ऑफ दीज अबव। डन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम पूछें, करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए आपका फेवरेट एनएमआर यानी न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आप बहुत जानते होंगे, फटाफट से इसके अंदर से जज कीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तीन गलत हैं, जज करिए फटाफट से। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर इज सी, हाइड्रोजन एटम्स इन द वाटर मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट ऑफ द स्लोइंग डाउन फास्ट न्यूट्रॉन बिकॉज देयर मास इज सिमिलर टू द न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, इनको धीमा कर देते हैं और जो धीमा हो जाते हैं न्यूट्रॉन से थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन कह देते हैं। Thermalization most occurs efficiently when fast neutron colloid with heavy metals like beryllium, बेरिलियम से थोड़ी टकराता है, बिकॉज हैवी रेडियम्स कैन एब्सॉर्ब मोर एनर्जी, नहीं बेरिलियम से कोई नहीं टकराता, हाइड्रोजन से टकराते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और द एम्ब्रेशियम कंपोनेंट इन द एम्ब्रेशियम बेरिलियम सोर्स इज अ स्टेबल सोर्स, नहीं भैया, स्टेबल तो हमारा बेरिलियम है, ये तो हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स है, एम्ब्रेशियम रेडियो एक्टिव सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। और BF3 डिटेक्टर के रूप में काम में लेते हैं, तो विच आर एब्सॉर्ब्ड बाय द बोरॉन जनरेटेड गामा रेडिएशन, नहीं रे भैया, अल्फा रेडिएशंस निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अल्फा, तो मतलब तीन स्टेटमेंट गलत थे, चौथा एक सही था, मैंने आपको बता दिया। फटाफट से नॉट ट्रू के बारे में बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ आप, कौन से किससे रिलेटेड, TDR यानी टाइम डोमेन रिफ्रैक्टोमेट्री से। फटाफट जज करो, 5 4 3 2 1 कॉपी में अपना 16 नंबर का आंसर लिख लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ 15 में से आई थिंक कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही, अगर आपने सॉइल वाटर को अच्छे से पढ़ा है तो। बताइए क्या होगा आंसर, आंसर शुड बी सेकंड वन, यानी इट इज नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया है कि इट इज अफेक्टेड स्ट्रांगली बाय द सॉइल टेक्सचर टेम्परेचर एंड सेरेनिटी, नहीं भैया, TDR इससे अफेक्ट नहीं होता है,
सॉइल टेक्सचर, टेम्परेचर और सैलिनिटी से इफेक्ट नहीं होता है ना। सैलिनिटी से इफेक्ट कौन हो सकता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला जो मेथड है वो हो सकता है, ये तो नहीं होगा। तो आंसर ये कौन, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है सही है। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री की फिर से जांच करनी हो, आप कहें कि सर रिवाइज करना है, तो इस जगह से आप रिवाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 17वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। ये आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने IEEE अच्छे से पढ़ी है तो इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। बताइए फटाफट। Which of the following isotope is the most commonly used for tracing the water movement, groundwater recharge, and the pollution studies also? 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द सी, यानी ट्राइटियम। याद रखना, जिन लोगों को याद नहीं है, पता नहीं है, याद रखना ट्राइटियम। तीन तीन बातें याद रखनी है। ट्राइटियम, ट्राइटियम की तीन बातें कौन सी है कि वाटर मूवमेंट में भी याद रखना है सर, ग्राउंड वाटर में भी याद रखना है सर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोल दीजिए, और साथ में पॉल्यूशन स्टडीज में भी याद रखना है। तो ट्राइटियम की तीन बातें, ट्राइटियम की तीन बातें, ताकि याद रहे ट्राइटियम इज रिलेटेड टू द थ्री थिंग्स, दोज वर वाटर मूवमेंट, ग्रीन ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ऑल्सो द पॉल्यूशन स्टडीज। तो आप कहेंगे क्या और भी कुछ इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज हो, आपसे पूछ ले सीपेज स्टेबल है ना, सॉरी सीपेज के लिए स्टेबल आइसोटोप कौन सा काम में लेते हैं, तो ड्यूट्रियम काम में लेते हैं, और साथ में ऑक्सीजन 18 भी काम में लेते हैं। तो आपने कहा कि सर तीन आइसोटोप याद रखने हैं, बिल्कुल। कौन कौन से? पहला ट्राइट्रियम की तीन बातें, दूसरा सीपेज और हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज से रिलेटेड हमने कौन सा कह दिया, ड्यूट्रियम और ऑक्सीजन। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताओ कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मॉइस्चर ब्लॉक मेथड, ये जिसे आप अभी काफी देर से बोल चुके हैं जिसका नाम, ये किसने दिया था? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 5 4 3 2 1 आंसर शुड बी द सेकंड वन, यानी बॉयकस एंड मिक ने दिया था ये। टॉप एंड डेविस ने क्या दिया था? TDR मेथड दिया था जनाब। वेमर एंड हेनरिक्सन ने अभी बात करी थी अवेलेबल सॉइल वाटर के बारे में बात की थी। रिचर्ड एंड गार्डनर ने क्या दिया था जनाब? आई थिंक टेंशियोमीटर के बारे में बताया था। टेंशियोमीटर का डिजाइन किसने दिया था? ये एक अलग, इसके लिए अलग साइंटिस्ट आए थे ना, JRF में पूछा गया है। आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टेंशियोमीटर का डिजाइन किसने और ने दिया था, और रिचर्ड एंड गार्डनर ने आई थिंक डिस्कवरी करके दिखाई थी। चलो आगे हम देखते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमें यूज ऑफ रेजिस्टेंस ब्लॉक से रिलेटेड। फटाफट बताइए आंसर, अपने दिमाग में रख लीजिए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर शुड बी सी, यानी ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत हैं। दे मेजर सॉइल मॉइस्चर डायरेक्टली इन द परसेंट यूनिट। सॉइल मॉइस्चर डायरेक्टली नहीं निकालता रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड, ये किसके ऊपर काम करता है? इनडायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्टली नहीं निकालता, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। द ब्लॉक आर सुटेबल ओनली फॉर द सैचुरेटेड सॉइल, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड सैचुरेटेड कंडीशन में हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटेड नहीं है। और रेजिस्टेंस ब्लॉक कैन नॉट यूज्ड इन सीटू। इन सीटू मतलब लैब में क्या काम में नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? तो ये भी गलत है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट इन द ब्लॉक, बिल्कुल जितना ज्यादा पानी कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, इस कारण से हम कहेंगे ये स्टेटमेंट सही है। फटाफट से 20 नंबर क्वेश्चन का मुझे दुख है कि आंसर दिखा दिया गया है ना, इसका ब्लैंक स्लाइड बनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल? सॉइल वाटर पोटेंशियल की जांच किससे नहीं की जा सकती? तो NMR से आप सॉइल वाटर पोटेंशियल नहीं निकालते, आप सीधा सॉइल वाटर ही निकालते हैं, है ना? उसमें हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन्स वगैरह के साथ संबंध है, उससे सॉइल वाटर निकाल रहे हैं आप, सॉइल पोटेंशियल नहीं निकाल रहे। तो ये मतलब गलत है। बाकी सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी टेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन में, सॉइल साइक्रोमीटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पीजोमीटर का इस्तेमाल हम कह सकते हैं प्रेशर हेड के रूप में कर सकते हैं, है ना। ये सभी बातें मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाई है ना। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। वेपर पोटेंशियल के लिए आप क्या काम में ले रहे हैं? थर्मोकपल साइक्रोमीटर काम में ले रहे हैं। टोटल सॉइल वाटर पोटेंशियल के लिए टोटल वर्ड आ जाएगा, तो भी सॉइल साइक्रोमीटर काम में लेना है। थर्मोकपल वर्ड कब यूज करना है? वेपर पोटेंशियल के लिए। सॉइल अच्छा, और सॉइल लीफ एंड वाटर पोटेंशियल के लिए सॉइल साइक्रोमीटर एंड लीफ साइक्रोमीटर काम में लेना है ना। तो ये तीन स्टेटमेंट दिमाग में रखना। साथ में सॉइल वाटर पोटेंशियल से कौन सा जुड़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़े तो वो क्या है कि इफ रेडियस ऑफ ट्यूब इज डबल, रेडियस को डबल कर दें, सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखें, तो फ्लो कितना गुना हो जाएगा? फटाफट बताइए। 5 4 3 2 1, सिर्फ 9 सवाल और हैं। आंसर मैं उम्मीद करता हूँ सही ही होगा, आपका आंसर होगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है पॉइजली लॉ, है ना। पॉइजली लॉ कहता है कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R की घात 4 की। आपने आपने कहा रेडियस डबल कर दो, तो डबल की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो मतलब आप समझ गए 16 गुना होता है। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते थे। पॉइजली लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना?
8 नीटा एल आता है अपॉन के अंदर, है ना, पाई आर की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा एल, है ना। आई थिंक यहाँ भी कुछ रहता है, मिस कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, है ना। तो इस तरह का ये फॉर्मूला रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, आर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू की पावर 4। फटाफट से मुझे बताइए कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो होता है पॉजिटिव के अंदर, नीटा, जो हम बात कर रहे थे, ये एच नहीं या नीटा आना चाहिए, तो नीटा जो है उसकी बताइए यूनिट क्या होती है। याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। आंसर शुड बी द फर्स्ट वन, डायन इनटू सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन इनटू सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पॉइज होता है ना, पॉइज होता है। ये पॉइज कितना देखा था, 0.0089। किसके लिए देखा था सर, पानी के लिए देखा था। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ऐसा। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम, और मैंने ये भी मेंशन, हाँ डेल्टा पी मिस कर रहा था मैं वहाँ। चलो चलो, ये इक्वेशन याद रखना। बर्नौली के अंदर आपको 3 बातें पता होनी चाहिए कि Z मतलब प्रेशर हेड, सॉरी हाइड्रोलिक हेड, विस्कोसिटी हेड और प्रेशर हेड, ये तीनों मिला के क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। दूसरी बात, पॉइजली लॉ क्या कहता है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। डार्सी लॉ इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। जिस भी जगह जिस साइंटिस्ट का नाम आ जाता है तो नेम्ड चीजें जो भी होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए फटाफट से, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जज करिए अपने आप और कॉपी में अपना आंसर लिख लीजिए। आंसर शुड बी आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। आंसर इज सी। मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि द सैचुरेटेड फ्लो इन जनरल द ट्रांजिएंट फ्लो और नॉन स्टेशनरी फ्लो इज देयर। द सैचुरेटेड फ्लो है, जब सैचुरेटेड है कंडीशन, मिट्टी के अंदर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तब फ्लो ट्रांजिएंट नहीं होता। फ्लो कैसा होता है, लीनियर होता है। हाँ, मतलब एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल भाग रहा होगा शांति से, लीनियर फ्लो होता है। नॉन स्टेशनरी नहीं हम कहेंगे, उसे स्टेशनरी फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेशनरी फ्लो कहेंगे। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत, मतलब दोनों ही वर्ड थे वो गलत थे। ऊपर वाली बातें दोनों सही है, तो इसे याद रखिएगा। बताइए कि कौन सा अजम्पशन नहीं है डार्सी लॉ का। बहुत ही फेमस, सबका फेवरेट डार्सी लॉ। डार्सी लॉ कब दिया गया था, व्हेन द डार्सी लॉ वाज प्रपोज्ड, क्या पता है आपको। स्टॉक्स लॉ कब दिया गया था ना, आई थिंक 1851 में था स्टॉक्स लॉ का। डार्सी का ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, आपको बताओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बताइए कि डार्सीज लॉ जो है उसके अंदर कौन सा अजम्पशन नहीं है। 5 4 3 2 1, आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर इज फर्स्ट, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल। नहीं रे भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल होता है। बाकी तीनों बातें सही हैं, हाँ बिल्कुल बाकी तीनों सही हैं, पहला स्टेटमेंट गलत। 25वें क्वेश्चन के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट बता दो आप, किससे रिलेटेड, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से जुड़ा हुआ, बहुत जरूरी है। फटाफट से आंसर बताइए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर बता रहा हूँ, सी, यानी कांस्टेंट हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड काम में लेना है किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए, यानी कोर स्ट्रक्चर के लिए। सी से कांस्टेंट, सी से कोर स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर हम देखते हैं फॉलिंग हेड मेथड किसके लिए, क्ले के लिए। ये ट्रिक गड़बड़ हो सकती है, अपने हिसाब से कैसे भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट हेड मेथड इज प्रेफरली यूज्ड फॉर हैविंग द हाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सैंडी लोम। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखना। कांस्टेंट हेड मेथड क्या होता है, जिसके अंदर एक हेड कांस्टेंट रखते हैं हम। क्या बात है सर, क्या बात बताइए आपने। अरे इस तरह का एक होता है, मैं ये वीडियो जो है ना आपके साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा। तो कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड को एनिमेशन के थ्रू इस चैनल के थ्रू बताया गया है। ये चैनल के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, हो सकता है आपने ये ऑलरेडी देख रखा हो वीडियो, नहीं देखा हो तो चेक करिएगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या है कांस्टेंट हेड मेथड, क्या है फॉलिंग हेड मेथड, चेक करिएगा। ओके, फटाफट से 26वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लगता है आपको। मेन बातें याद कर लेना, कांस्टेंट हेड मेथड किसने दिया था, सॉरी कांस्टेंट हेड मेथड किससे लिए है, और फॉलिंग हेड मेथड किसके लिए। फटाफट से बताइए, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का क्या संबंध है। आंसर मैं बता रहा हूं, आंसर होगा सेकंड, यानी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ द सॉइल एंड फ्लूइड, जबकि इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। ठीक है, फटाफट से लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉइल वाटर वेपोरेशन इज करेक्ट। कौन सा वेपोरेशन से जुड़ा हुआ सही स्टेटमेंट है, फटाफट से बताइए। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर इज सी, यानी ड्यूरिंग द फॉलिंग rate stage, evaporation is mainly controlled by the rate at which the water moves upward from the subsurface layer। subsurface layer का मतलब समझते हैं, मतलब नीचे की लेयर, एक ऊपर की सरफेस लेयर हो गई, एक नीचे सब सरफेस लेयर हो गई। तो नीचे जितना पानी अवेलेबल है ये कितना ऊपर जा रहा है ना। सब सरफेस में पानी कितना अवेलेबल है, ये बात इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवेपोरेशन के अंदर, है ना। तो ये जो फॉलिंग रेट स्टेज है, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक तो क्या मैंने यहाँ पैराग्राफ रखा है,
नहीं रखा है। इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस बताई जाती हैं इवेपोरेशन के अंदर कि भाई एक तरफ मिट्टी के अंदर कहीं बहुत सारा पानी है तब इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा स्टेडी और फास्ट होगा, और जब मिट्टी के अंदर अनसेचुरेटेड कंडीशंस आ जाएंगी तब रेट स्लो हो जाती है इवेपोरेशन की, और इस फॉलिंग रेट स्टेज बोलते हैं इसे, इवेपोरेशन की रेट स्लो हो जाती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, तो अपवर्ड मूवमेंट पे डिपेंड करती है, पानी कितना ऊपर जा रहा है इस पे डिपेंड करती है। बात समझ आई तो ठीक, नहीं आई हो तो इस क्वेश्चन को पढ़ के याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का अनसेचुरेटेड कंडीशन में एक सही सीक्वेंस बताना है आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ ये तो सही ही होगा, सही ही होगा, तो आंसर होगा फर्स्ट, यानी क्ले में ज्यादा होती है। क्ले में अनसेचुरेटेड सॉइल, अनसेचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। जबकि अगर आपसे पूछें ये स्टेटमेंट कब सही है, ये होगा सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर। सैचुरेटेड कंडीशन में सैंड की सबसे ज्यादा होती है, फिर लोम की, फिर क्ले की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फटाफट से 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे कि टॉर्चोसिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्चोसिटी का कॉन्सेप्ट, आपके सामने अभी एएसआरबी नेट में जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो बताइए क्या होगा, आंसर शुड बी द सेकंड वन, यानी द रेशियो ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द लैंड। अगर आपके पास मिट्टी है उसमें एक आपको एक एक्चुअल पाथ मिट्टी का मतलब पानी का, और एक सीधा सीधा पाथ आपको पानी का देखा जाए। क्या बोल रहे हो सर, एक जार के अंदर मिट्टी है, उसमें पानी डाला हमने, एक तो पानी का ऐसा पाथ है टेढ़ा मेढ़ा, जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। लेट से ये नापी मैंने कहा अच्छा ये तो भाई साहब 5 सेंटीमीटर आ रही है, कितना आ रही है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा एक तरह का सीधा सीधा देखा, मैंने देखा ये चाहिए 2 सेंटीमीटर ही थी, तो 5/2 करूंगा, मतलब जो 2.5 आएगा, ये 2.5 क्या होगी, टॉर्चोसिटी होगी। याद रखना, टॉर्चोसिटी किसकी ज्यादा होती है, सैंड की ज्यादा होती है या फिर सोचिए क्ले की ज्यादा होती है। एक्चुअल पाथ लेंथ किसके अंदर ज्यादा बनेगी, क्ले में ज्यादा बनेगी ना, तो मुझे लगता है टॉर्चोसिटी क्ले की ज्यादा होती है। ओके, बाकी फिर भी इससे रिलेटेड कोई दिमाग में बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टॉर्चर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और मे एक्सीड 2, इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा हो सकती है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे, एंड आई रियली होप दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे और भी जो फर्दर यूनिट्स हैं सॉइल की, यानी सॉइल फिजिक्स अब हो चुका है एक तरह से, सॉइल केमिस्ट्री पे आते हैं, पेडोलॉजी पे आते हैं, फर्टिलिटी पाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी पाएंगे और एनालिटिकल केमिस्ट्री पाएंगे। कोशिश करेंगे 6 से 7 वीडियोस और बने, 7 से 8 वीडियोस की जरूरत और है अगर हमें इस तरह के एमसीक्यूज कर लें हम, तो मैं श्योर हूँ आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सॉइल साइंस में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। चलो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कुछ गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।